हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाले परमाणु बमों का सबसे पहले कहाँ जो है प्रयोग हुआ था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। तो लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाले परमाणु बमों का सबसे पहले प्रयोग जो है हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के केंद्र हिरोशिमा के केंद्र पर पहला बम जो है गिराया गया था। पहला बम लिटिल बॉय एक बंदूक जैसा परमाणु बम था। इसमें यूरेनियम 235 के एक टुकड़े को डालकर एक साधारण डिजाइन का उपयोग किया गया है, जिसमें लगभग 15 किलो टन जो है ये बल के साथ एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। दूसरा बम, जिसका नाम फैटमैन या फैटमैन था, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है। और देखिए कि नागासाकी बम का जो विखंडनीय पदार्थ है ये प्लूटोनियम 239 था। परमाणु बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, और जब एक बड़ा जो है नाभिक युक्त न्यूट्रॉन से टकराता है तो नाभिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है और बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन के नाम से जाना जाता है। नागासाकी बम का जो विखंडनीय पदार्थ है ये प्लूटोनियम 239 था। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर एक देखेंगे नेक्स्ट कि कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस से कब शिकायत कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो देखिए कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण स्तर के संबंध में पुलिस से शिकायत कर सकता है जब परिवेशीय शोर मानक 10 डेसिबल से अधिक हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि भारत में लाउड स्पीकर के उपयोग के समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी 2000 में निर्दिष्ट मानक के अनुसार जो है परिवेशीय शोर स्तर बनाए रखा गया है। ठीक है। जिससे औद्योगिक क्षेत्र में जो है दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय जो है 70 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्र में 65 डेसिबल दिन के समय और रात के समय 55 डेसिबल। ठीक है। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल। मौन क्षेत्र में दिन के समय 50 डेसिबल और रात के समय 40 डेसिबल। ठीक है। अब देखिए कि साइलेंस जोन अर्थात 100 मीटर की दूरी पर किसी भी समय लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की संख्या से भिन्न होता है। ठीक है। क्या होता है? भिन्न होता है। अब देखिए कि परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि इसमें कुल प्रोटॉन एवं कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होते हैं। यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक आयन बनाता है तथा ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। कैलोरी मान ईंधन में मौजूद ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा और जो स्थिर दबाव और सामान्य परिस्थितियों में निर्दिष्ट यात्रा के पूर्ण दहन से जो है निर्धारित होती हैं। ठीक है। इसे ऊष्मीय शक्ति भी कहते हैं। कैलोरी मान की इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम अर्थात ठीक है केजी पर जो है किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे इस लकड़ी का जो ईंधन का कैलोरी मान होता है ये होता है 22,000। ठीक है। कोयला का होता है 33,000
किलो जूल पर केजी। ठीक है, बायोगैस का होता है 40,000, डीजल का होता है 45,000, मिट्टी तेल का होता है 45,000, पेट्रोल का होता है 45,000, मीथेन का होता है 50,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, रसोई गैस का होता है 55,000। ठीक है, 55,000। गाय का गोबर का होता है 8,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर किस प्रकार का बन जाता है। इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। क्या होगा, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन। तो देखिए कि थर्मोप्लास्टिक रेजिन को गर्म करने पर वे मुलायम हो जाते हैं, इसे ठंडा करने पर वे विपरीत रूप से कठोर हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग रेजिन को गर्म करने पर केवल एक बार जो है ढाला जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ उदाहरण है बेकेलाइट, साइनेट एस्टर, ड्यूरोप्लास्ट, एपोक्सी रेजिन, फाइबर ग्लास और मेलामाइन। ठीक है, पॉलिएस्टर रेजिन, पोलियोथेन। ठीक है, पॉलीथेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निश्चित संगठन का निर्माण किसने प्रस्ताव किया। निश्चित संगठन, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी जोसेफ प्राउस्ट। तो निश्चित संगठन का निर्माण जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जोसेफ प्राउस्ट द्वारा जो है खोजे गए स्थिर संरचना के नियम को निश्चित अनुपात के नियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस नियम को इस प्रकार बताया कि एक रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के अनुसार समान अनुपात में एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस प्रकार के गुणों के अवलोकन के लिए रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। रासायनिक गुणों के अवलोकन के लिए रासायनिक परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख रासायनिक गुण निम्न है, जैसे ज्वलनशीलता, आंतरिक संरचनात्मकता, अम्लीयता एवं क्षारीयता और प्रतिक्रियाशीलता। रासायनिक प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक या अधिक पदार्थों, जिन्हें अभिकारक कहते हैं, को एक या अधिक भिन्न पदार्थों, जिन्हें उत्पाद कहा जाता है, में परिवर्तित करती हैं। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणुओं के बीच के बंधन टूट जाते हैं और नए बंधन बनते हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर रासायनिक प्रतिक्रिया होती हैं, जैसे हमारे शरीर में भोजन का, ठीक है, भोजन का चयापचय, ठीक है, माचिस जलाना, ठीक है, उसके बाद कार स्टार्ट करना, हवा में सांस लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन और सेंटीग्रेड तापमान पैमानों के बीच इकाइयों में क्या अंतर है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, 273.15। केल्विन और सेंटीग्रेड पैमानों के बीच इकाइयों में अंतर 273.15 है। ठीक है, 273 दशमलव क्या है, तो 15, 273.15 है। ठीक है, और जैसे देखिए टी डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसको जो आप यदि टी डिग्री सेल्सियस को, तो ये हो जाएगा टी केल्विन। ठीक है, टी केल्विन -273.15। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे देखिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना रहेगा, तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना रहेगा, तो जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, ठीक है, जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे 273 में ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसको 60 प्लस 273.15 कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन में निकलेगा मान। ठीक है, अगर मान के चलिए कि हमको केल्विन में दिया है, ठीक है, केल्विन में दिया है और इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो 60 में से, ठीक है, 273.15 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा।
ठीक है, मान निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि परम शून्य ताप न्यूनतम संभव तापमान है। ठीक है, परम शून्य ताप न्यूनतम संभव तापमान है। ठीक है, तो टी यानी परम शून्य ताप जो होता है ये 0 केल्विन या फिर क्या होता है, या फिर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। वह तापमान जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है, उसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 119 है कि 1 मोल अमोनिया 17 ग्राम का होता है, तो फिर 0.3 मोल अमोनिया का द्रव्यमान क्या है। तो 119 का होगा बी ऑप्शन, यानी तो देखिए 0.3 मोल अमोनिया का द्रव्यमान 0.3 मोल अमोनिया गुने 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान होता है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है कि 0.3 मोल 0.3 मोल अमोनिया, ठीक है, NH3, ठीक है, NH3 का द्रव्यमान, ठीक है, का द्रव्यमान यानी मास क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 0.3 मोल अमोनिया, 0.3 मोल अमोनिया गुने 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान, 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 गुने 17, ठीक है, 0.3 गुने 17 ग्राम। ठीक है, 0.3 गुने क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है 1 मोल का अमोनिया 17 ग्राम का होता है, तो 0.3 गुने जो है 17, ठीक है, 17, 0.3 गुने 17 ग्राम, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5.1 ग्राम। ठीक है, 5.1 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चूंकि 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान है 17 ग्राम, इसीलिए 0.3 मोल अमोनिया का द्रव्यमान क्या होगा, 5.1। अब 120 है कि मीथेन अणु में HCH का बंधन कोण क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। तो देखिए मीथेन के अणु में CH4 का बंधन कोण 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, और मीथेन के कुछ उपयोग है कि यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो परिवेश के तापमान को प्रभावित करती है। ठीक है, यह जो है तरल रूप में रॉकेट के लिए ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, इसका जो आणविक भार है ये कम और प्रति इकाई द्रव्यमान में ऊष्मा का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए कि यह जो है ओवन, घरों, वाटर हीटर, रासायनिक रिएक्टरों, भट्टियों आदि की गर्म करने के लिए उपयोगी होता है। यह प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है, इसलिए इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, यह जो है चतुष्फलकीय ज्यामिति प्रदर्शित करता है। टेट्राहेड्रल ज्यामिति में कोनों के परमाणुओं और केंद्रीय परमाणु बंधन के बीच का कोण 109.5 डिग्री होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अणुओं में किस प्रकार का हाइड्रोजन बंधन होते हैं। तो पानी के अणुओं में अंतर आणविक प्रकार का हाइड्रोजन बंधन होते हैं। पानी के अणु में हाइड्रोजन बंधन अन्य अणुओं के बीच बनते हैं, लेकिन एक ही अणु के भीतर नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर अंतः क्रियाएं हैं जो आंशिक धनात्मक आवेश वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच बनती हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल और HF अणु में किस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अल्कोहल और HF अणु में अंतराण्विक एवं अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन आबंधन एक प्रकार का जो है द्विध्रुव अंतःक्रिया है। जब एक हाइड्रोजन परमाणु एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जो है बंध जाता है, तो इस प्रकार के बंधन को हाइड्रोजन बंधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधन को
दो जो है प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन, दूसरा जो है इंट्रा म्यूलियर म्यूलर हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, पानी के अणु में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन क्या होता है, मौजूद होता है, और मेथेनॉल में एक जो है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 298 केल्विन पर पानी के आयनिक उत्पाद का मूल्य जो है क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा ई ऑप्शन। तो देखिए 298 केल्विन पानी के आयनिक उत्पाद का मान जो है क्या होगा, ये होगा 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, 1 × 10 क्या होता है, 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, तो याद रखना है 298 केल्विन पानी के आयनिक उत्पाद का जो मूल्य होगा ये होगा 1 × 10⁻⁻14। अब देखिए आयनिक उत्पाद शुद्ध पानी में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता एक उत्पाद है जो एक विशेष तापमान पर स्थिर रहता है। ठीक है, अब देखिए पानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH- में विघटित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि pH, POH और pKw के बीच संबंध। तो देखिए pKw जो होता है ये होता है pH + POH, क्या होता है POH, और इसका जो मान होता है ये कितना होता है 14। ठीक है, कितना होता है 14 होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्हेनियस के अनुसार HCl क्या है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, एसिड। HCl आर्हेनियस अम्ल है। आर्हेनियस सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब कोई पदार्थ पानी में घुल जाता है। ठीक है, यह केवल उन्हीं पदार्थों को अम्ल मानता है जो अम्लीय घोल में हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, और केवल उन्हीं पदार्थों को क्षार मानते हैं जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। ठीक है, आर्हेनियस एसिड के उदाहरण जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व का जो जोड़ है एक प्रकार का अपचयन है, ऑक्सीकरण एवं ऑक्सीकरण एजेंट के कारण होता है। कहता ऑक्सीकरण और अवकरण प्रतिक्रिया दोनों को एक साथ जोड़कर रेडॉक्स प्रतिक्रिया बनाई जाती है। रासायनिक प्रतिक्रिया में जो ऑक्सीकरण तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन 126 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अकार्बनिक और कार्बनिक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी सीवेज कीचड़। सीवेज कीचड़ प्रकृति में कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। सीवेज कीचड़ प्राथमिक और माध्यमिक उपचार चरणों के दौरान जो है उत्पन्न होता है, और आमतौर पर क्या होता है तो चिपचिपा भी होता है। इसमें रोगजनक होते हैं। ठीक है, इसलिए यह अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों होता है। तरल जो क्रिस्टलीय और अर्ध क्रिस्टलीय वैकल्पिक रूप से सक्रिय भूलक होते हैं जो ऊष्मा से सक्रिय हो सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस आमतौर पर एक हाइड्रोकार्बन और गैर नवीकरणीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में कौन सा बंधन DNA में मौजूद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो DNA अणु में डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है कि जो जीन एक साथ विरासत में मिलने की प्रवृत्ति दिखाते हैं उन्हें निम्न में किसके रूप में जाना जाता है। तो 128 का होगा ए ऑप्शन, यानी लिंकेज समूह। तो जो जीन एक साथ विरासत में मिलने की प्रवृत्ति को दिखाते हैं उन्हें लिंकेज समूह के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। कुछ जीन एक गुणसूत्र पर एक साथ जो है पैक होते हैं और एक समूह के साथ माता पिता में संतानों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 129 देखिए 129 क्वेश्चन नंबर है कि डीएनए विकृतीकरण किसके माध्यम से हो सकता है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए डीएनए डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड का अनवाई ठीक है अनवाइडिंग है। ठीक है। यूवी किरण का अवशोषण करता है एवं बेस स्ट्रेकिंग के हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन में कमी होता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 है कि कौन सा प्रोटीन मकड़ी का रेशम होता है? ठीक है। कौन सा प्रोटीन जो है मकड़ी का रेशम होता है? तो सी ऑप्शन यानी कोलेजन। तो देखिए कि स्पाइडर सिल्क एक कोलेजन अणु है जो ट्रिपल हेलिक्स प्रारूप में एक साथ लिपटे 3 अल्फा हेलिक्स से बना होता है। अब देखिए कि कोलेजन हमारी हड्डियों और टेंडन में भी पाया जाता है। केराटिन एक प्रोटीन है जो बालों, नाखूनों और हमारे त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस को बनाने में मदद करता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 कहता है एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी की कुल संख्या कितनी है? इसका ए ऑप्शन यानी 36 एटीपी। ठीक है। तो एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी की कुल संख्या 36 है। एक ऑक्सीकरण के लिए ग्लाइकोलाइसिस द्वारा 2 एटीपी जो है अणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 132। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन नंबर 132 है क्वेश्चन नंबर 132 है कि क्लोरोप्लास्ट की शिथिलता से कौन सा रोग होता है? तो 132 का होगा सी ऑप्शन यानी पत्ती विभिन्नता। ठीक है। पत्ती विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कोशिका में डीएनए के एकत्रित समूहों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए किसी कोशिका में डीएनए के एकत्रित समूहों को न्यूक्लियोली कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए 134 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी जो है हड्डी वाला भाग है? तो 134 का होगा बी ऑप्शन यानी कॉक्सिक्स। ठीक है। कॉक्सिक्स जो है मानव कंकाल का अवशेषी हड्डी वाला भाग है। अवशेषी संरचनाएं शरीर के ऐसे अंग हैं जिनका कोई उद्देश्य या कार्य नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए कॉक्सिक्स को आमतौर पर टेल बोन कहा जाता है और यह मनुष्यों में कशेरुक स्तंभ का अंतिम खंड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए क्वेश्चन नंबर 135 है कि पार्श्विक फुसफुस का जो है आवरण निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव डायफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है? तो 135 का होगा सी यानी डायाफ्रामिक फुसफुस। ठीक है। तो इसका जो है डायाफ्रामिक फुसफुस जो है डायाफ्राम और फेफड़े की वक्षीय सतह को ढकने वाली पार्श्विक पेरिटोनियम की एक परत है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 136 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शुक्राणु को गति करने में मदद करता है? तो इसका ए ऑप्शन यानी फ्लैगेलम। ठीक है। तो शुक्राणु का पूरा शरीर का एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है। मानव शुक्राणु को गति करने में फ्लैगेलम मदद करता है। ठीक है। अब देखिए कि पुरुष प्रजनन प्रणाली शुक्राणु का निर्माण करती हैं जो प्रत्येक अंडकोश के भीतर ठीक है वीर्य नलिकाओं में निर्मित होता है। ठीक है। अब देखिए शुक्राणु का सिर एक क्रोमोसोम नामक भाग होते हैं जो शुक्राणु को अंडे में प्रवेश करने से सक्षम होता है। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से कौन रेफ्रॉन द्वारा पानी में
वो अवशोषण की सुविधा प्रदान करता है। तो 137 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। 137 का जो होगा ये क्या होगा, तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी नेफ्रॉन का लूप। तो नेफ्रॉन द्वारा पानी के पुनः अवशोषण की सुविधा नेफ्रॉन का लूप प्रदान करता है। नेफ्रॉन रक्त को मूत्र में परिवर्तित करने के लिए जो है 4 तंत्रों का उपयोग करता है। ठीक है, निस्पंदन, पुनः अवशोषण, स्राव और उत्सर्जन। ठीक है, अब चलिए नेफ्रॉन गुर्दे की प्रमुख फिल्टरिंग इकाइयां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 है, उस स्थिति का नाम जो है बताइए जब मूत्र में कीटोन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। ठीक है, तो मधुमेह मेल्टस में मूत्र में कीटोन की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। कहता है कि हीस बंडल किससे निम्न निम्न में बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो हीस बंडल वेटिकल्स की आपूर्ति की जाने वाली मांसपेशी ऊतक से बना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 140। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो 140 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी लब ब्रेदिकुलर सिस्टोल की शुरुआत में एवी, ठीक है, वॉल्व का तेजी से बंद होना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 का। देखिए कहता है कि एक बिंदु ए को मूल बिंदु से 7 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, एक बिंदु ए को मूल बिंदु से, ठीक है, 7 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, बिंदु रखा गया है। एक अन्य बिंदु बी को मूल बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, देखिए 10 बी को जो है ना 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, रखा गया है, दूरी पर रखा गया है। ए के संदर्भ में बी की सापेक्ष स्थिति क्या है। तो ए के संबंध में बी की जो सापेक्ष स्थिति होगा, ठीक है, ए के संबंध में बी की सापेक्ष स्थिति, या देखिए डायग्राम यदि बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे ओ है। ठीक है, ये जो है यहाँ से ए जो है 7 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, 7 मीटर, और बी जो है यहाँ से जो है कितना मीटर, 10 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर की दूरी पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि इस के संदर्भ में बी की इस जो सापेक्ष स्थिति होगा ये ए से 3 मीटर। ठीक है, ए से देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 3 मीटर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, यानी देखिए कि ओ ए कितना है, तो ओ ए है 7 मीटर, ओ बी कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो ए बी कितना होगा, तो 10 - 7 यानी 3 मीटर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 142। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 है, एक गेंद को 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 20 मीटर पर सेकंड के स्थिर स्पर्श रेखीय वेग को घुमाया जा रहा है। एक माध्यम भी 4 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 16 मीटर पर सेकंड के नियत स्पर्श रेखीय वेग से घुमा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोनों वृत्तीय गतियों के बारे में सत्य है। तो 142 का होगा ए, यानी दोनों का कोणीय वेग क्या होगा, समान। तो एक गेंद 5 मीटर त्रिज्या के हैं और एक वृत्त में 20 मीटर पर सेकंड के जो है स्पर्श रेखीय वेग से घुमाता है। दूसरा जो है पत्थर 4 मीटर त्रिज्या के 4 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 16 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से जो है घुमाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 20/5 करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, और 16/4 करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का कोणीय वेग क्या है, समान है। ठीक है, तो दोनों का जो है कोणीय वेग समान होता है, क्योंकि देखिए प्रथम वृत्तीय गति में कोणीय वेग बराबर होता है स्पर्श रेखीय वेग बटा त्रिज्या। ठीक है, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो देखिए कोणीय वेग बराबर होता है, कोणीय वेग जो है बराबर, कोणीय वेग बराबर होता है स्पर्श रेखीय वेग बट्टा में क्या होता है, त्रिज्या, स्पर्श रेखीय वेग बाय त्रिज्या। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा ए ऑप्शन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी उस ऊंचाई पर संतुलित बल की अवस्था के कारण त्वरण शून्य होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि उस ऊंचाई पर संतुलित बल की अवस्था के कारण त्वरण शून्य होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 144, ध्रुवीय कक्षा का झुकाव पृथ्वी की विषुवतीय रेखा तल से कितना होता है? तो इसका सी ऑप्शन, यानी 90। ध्रुवीय कक्षा का झुकाव पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल से 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो है, विषुवत रेखीय कक्षा में भूस्थितिक उपग्रह चक्कर लगाता है, ध्रुवीय कक्षा में ध्रुवीय उपग्रह चक्कर लगाता है। 145 है कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बी ऑप्शन। देखिए, थर्मामीटर के पारे का उपयोग इसलिए किया जाता है कि यह जो है तापमान के साथ आयतन में रैखिक भिन्नता दर्शाता है। ठीक है, रैखिक भिन्नता दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए पारा एकमात्र द्रव धातु है तथा यह चमकीला होता है जिससे पठन देखना सुलभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 है कि एक्स रेगिस्तान में या तारकोल वाली सड़क जैसी गर्म विस्तारित सतहों पर देखा जाने वाला जो एक ऑप्टिकल भ्रम है, जिसके कारण एक यात्री को अपने आगे कक्षा दूरी पर पानी का एक झिलमिलाता तालाब दिखाई देता है और उसमें जो आसपास की वस्तुएं जैसे पेड़ उल्टे दिखाई देते हैं। तो एक्स क्या है? तो 146 का होगा बी, ये है मिराज। क्या है? मिराज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 147 है कि तांबे का एक टुकड़ा, जर्मेनियम का एक टुकड़ा कमरे के तापमान से 77 तक ठंडा किया जाता है, उनमें से प्रत्येक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 147 का होगा सी ऑप्शन, यानी तांबे के टुकड़े की घटती है और जर्मेनियम की बढ़ती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 148 है कि इंसुलेटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 148 का होगा ए, यानी वैलेंस बैंड आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 149 है कि किसी स्थान पर नति कोण 45 डिग्री के बराबर कब होता है? तो 149 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी 150 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपने क्षय के दौरान रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित नहीं किया जा सकता? 150 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कि रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा क्षय के दौरान, ठीक है, क्षय के दौरान प्रोटॉन एवं नाइट्रोजन उत्सर्जित नहीं होते हैं। वे परमाणु नाभिक में पाए जाने वाले सकारात्मक रूप से चार्ज, ठीक है, चार्ज किए गए उप परमाणु कण हैं। ठीक है, और उनके क्षय के दौरान रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा ठीक है एवं क्षय किया जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।